रुद्र की गाड़ी आगे निकल जाती है और अपनी गाड़ी में बैठी हुई मायरा उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर उस कनक में ऐसा क्या है जो रुद्र उसके साथ तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है और मायरा के साथ अजीब बिहेव करता है, और ऊपर से वो ब्लैकमेलर भी। उसने भी उसे चकमा दे दिया था और भाग गया था। न जाने क्या करने वाला था अब वह, सोचती हुई मायरा ड्राइव कर रही थी और फिर घर वापस चली आई है। उधर रुद्र उस जोगन की बातों के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है। और तभी कनक का घर आ गया था। आगे से लेफ्ट कहती हुई कनक की आवाज़ पर उसने चौंक कर कनक की तरफ देखा था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें लाल थीं। मिस कनक, आप ठीक हैं? उसने पूछा था। जी जी सर, मैं ठीक हूँ। आप यहीं पर रोक दें, यहाँ से मैं चली जाऊँगी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा था। और रुद्र, पर लग तो नहीं रही है, कहें तो डॉक्टर के यहाँ चलें? उसने गाड़ी रोकी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस ये थकान की वजह से है। आराम करने के बाद ठीक हो जाऊँगी। कल मिलते हैं सर। गुड बाय। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और बाहर निकलते हुए कहा था और जाने लगी थी। मिस कनक, रुद्र ने पीछे से आवाज़ दी थी। कनक बिना पलटते हुए ही कहती है, जी सर। कल सुबह सुबह जल्दी मत उठिएगा, आराम से उठिएगा, और कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी ऑफिस आने की। टेक केयर, उसने कहा था। ओके, थैंक यू सर। गुड बाय। गुड बाय, उसने भी कहा था और गाड़ी घुमाकर वहाँ से चला गया था। और तब तक कनक वहीं पर खड़ी थी और उसने पलटकर जाती हुई रुद्र की गाड़ी की तरफ देखा था। पता नहीं क्यों मुझे इनके साथ एक अजीब सा महसूस होता है, और इतनी फ़िक्र क्यों? मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ इनकी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे ऐसे ही जीने की आदत है, या शायद हो गई है। बरसों पहले किसी ने ऐसे ही फ़िक्र की आदत लगाकर छोड़ दिया था, और उस आदत को छुड़ाने में मैंने एक उम्र गंवा दी थी। और अब जो आदत लगी है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, और मैं दोबारा उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहती जहाँ मुझे फिर से ठोकरें लगें और मैं गिर जाऊँ। और अगर इस बार मैं गिरी तो शायद संभल भी ना पाऊँ। उसने मन में सोचा था, और फिर हाथ में पकड़े हुए उस लॉकेट की तरफ देखा था, और फिर पलटकर आगे बढ़ गई थी। कनक अपने फ्लैट के पास पहुंचती है तो देखती है कि ताला खुला हुआ है। इसका मतलब है कि शालिनी आज जल्दी ही आ गई है। वह डोरबेल बजाती है और दरवाज़ा खुलता है, और सामने रोहन खड़ा रहता है, जिसे देखकर कनक हैरान रह जाती है कि यहाँ फिर से। हेलो कनक, आज ऑफिस से जल्दी ही चली आई थी, कहाँ गई थी वैसे? उसने वैसे ही खड़े होकर पूछा था। तुमसे मतलब? हटो मेरे रास्ते से। और शालिनी कहाँ है? वो उसे धक्का देकर अंदर चली गई थी, और रोहन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। कनक गुस्से से कहते हुए अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगती है। नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे यह बताओ कि उस रुद्र के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? रोहन पूछ रहा था। क्या बकवास है, उसने रोहन को दूसरे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ मारा था और कहा था। बकवास? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे। रोहन उसे खींचकर अपने और करीब कर लेता है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। मेरी शराफत का तुमने बहुत फ़ायदा उठाया है, और अब मैं तुम्हें मोहब्बत से नहीं, ज़बरदस्ती से हासिल करूँगा, मगर करूँगा ज़रूर, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? सिर्फ मेरी। वो कहते हुए कनक को दीवार की तरफ धकेल देता है, और ठीक उसके सामने दोनों हाथों को टिकाए खड़ा था, और कनक उसे खुद से हटाने की लगातार कोशिश कर रही थी। रोहन, तुम पागल हो गए हो। शालिनी कहाँ है? शालिनी, वो चीखती है। हाँ, पागल हो गया हूँ। तुमने मुझे पागल बना दिया है। और ज़ोर से चिल्लाओ, यहाँ कोई भी नहीं है जो तुम्हारी आवाज़ सुन सके। यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और तुम। वो कहते हुए उसके करीब बढ़ रहा था, और उसके चेहरे के करीब। उसकी सांसों की तेज हवा कनक के चेहरे पर पड़ रही थी, और वो उसके होठों की तरफ अपने होठों को बढ़ा रहा था, और कनक अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी कि तभी कनक आवाज़ सुनकर वह दोनों चौंक जाते हैं, जो पीछे से आ रही थी, और वो शालिनी थी। शालिनी रोहन से ये कहकर बाहर गई थी कि ऑफिस के एक स्टाफ को फाइल देनी है, तो बस वो आ रहा है, तो मैं 10 मिनट में उसे ये देकर आती हूँ, और तुम यहीं रुको। आज शालिनी जल्दी ही आ गई थी
कि उसने सोचा था कि वह और रोहन बैठकर शादी के गेट्स के डिस्कशन करेंगे, मगर यहाँ तो कुछ और ही मंजर था और वह हैरान खड़ी थी। रोहन ने जल्दीबाजी में दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था और शालिनी अंदर आ गई थी। शालिनी, देखो तुम्हारी दोस्त कैसे मेरे साथ ये कह रही थी कि शालिनी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, और ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ रही थी। अचानक से रोहन ने कनक को छोड़ दिया था और आगे बढ़कर शालिनी को गले से लगा लिया था और सारी बातें कनक पर ही पलट दी थी। नहीं शालिनी, ये झूठ कह रहा है, ये सब इसने किया है, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती। चुप हो जाओ कनक, मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली। मेरे एहसानों का ये सिला दिया तुमने। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर शालिनी, मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना। कनक, जितनी जल्दी हो सके अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो, और रोहन तुम अभी जाओ यहाँ से, उसने कहा था, और रोहन को खुद से अलग करते हुए वह अपने कमरे में चली गई थी और दरवाज़ा बंद कर लिया था। और रोहन कनक की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और बाहर निकल जाता है, और कनक वहीं पर खड़ी थी और शालिनी के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है शालिनी, वो सोच रही थी। इधर रुद्र वहाँ से वापस आने के बाद फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठा हुआ था और तभी उसे कनक का चेहरा याद आने लगता है, जो न जाने क्यों मुरझाया हुआ था। उसने सोचा कि फ़ोन करके ही पूछ लेता हूँ कि सब ठीक है कि नहीं। रिंग जा रही थी, मगर कनक चुपचाप बैठी हुई थी अपने कमरे में और बाहर खिड़की की तरफ देख रही थी। फुल रिंग होकर फ़ोन कट गया था, मगर उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया था और रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। शायद थकान की वजह से नींद आ गई होगी और सो गई होगी, उसने सोचा था, और फ़ोन बेड की साइड टेबल पर रखते हुए आंखें बंद कर ली थीं। और सामने कनक का चेहरा अचानक से आ गया था और वो मुस्कुरा पड़ा था। उसने जल्दी से आंखें खोली थीं। ये मुझे क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। उधर कनक बस अब ये सोच रही थी कि अब वह यहाँ से कहाँ जाएगी, और तभी उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा था जिस पर रुद्र के 3-4 मिस्ड कॉल थे, और उसने फ़ोन उठाया था और मिस्टर मित्तल को कॉल लगा दी थी। और कुछ देर बात करने के बाद, मिस्टर मित्तल, ठीक है, फिर मैं स्टाफ रूम साफ़ करवा देता हूँ, तुम कल ही आ जाओ। कनक, थैंक यू सर, कहते हुए फ़ोन रख देती है और आंखें बंद करके लेट जाती है। अब बस यही एक जगह है जहाँ मैं सेफ रहूँगी, क्योंकि कहीं और रही तो जो कुछ भी रोहन ने आज मेरे साथ किया है वो दोबारा भी कर सकता है, और मैं ये सब दोबारा नहीं सहना चाहती। और तभी उसके सामने रुद्र का चेहरा आ गया था और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल लीं और फिर उठकर अपने पर्स से वो लॉकेट निकाल कर देखने लगी जो उसे दरगाह पर उस जोगन ने दिया था। वो उसे उलट पलट कर देखती है और फिर उसकी नज़र उस पर लिखे नाम पर पड़ती है जो कि उस ज्वेलरी शॉप का था। यकीनन वहाँ पर राजीव का कुछ तो पता होगा, मैं कल ही इस जगह पर जाऊँगी, वो सोचते हुए उसे दोबारा पर्स में रख देती है और दोबारा बिस्तर पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। ज़िंदगी भी कितनी अजीब है, इतने सालों बाद भी वो नहीं मिला है, उसकी चीज़ ही सही, शायद इससे उसका कुछ पता चल जाए कि वह कहाँ है। उसके मन में बहुत से सवाल थे और जवाब उसे कल ढूंढने थे। अगली सुबह मित्तल मेंशन, रुद्र बाग पर से लौटकर आया था और हाँफते हुए हॉल में सोफे पर बैठ गया था, और तभी उसकी नज़र किचन से आ रही आवाज़ों की तरफ गई थी जो कि कनक की थी। ये यहाँ इतनी सुबह सुबह फिर से, इससे कहा था मैंने अपना ख्याल रखा करो, ये लड़की भी ना, और कल मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया था। वो उठकर खड़ा हो गया था और किचन की तरफ बढ़ गया था जहाँ कनक मिसेज डिसूजा से बात कर रही थी। मिस कनक, आप अपने बॉस की एक भी बात नहीं मानती हैं ना, उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए अकड़ से कहा था, और कनक जो मिसेज डिसूजा के साथ बातों में लगी हुई थी उसकी आवाज़ सुनकर चौंक कर पलट कर उसे देखती है। ब्लैक ट्राउज़र और टी शर्ट में वो खड़ा था, पसीने से भीगता हुआ चेहरा चमचमा रहा था। एक पल के लिए उसे वो देखती रह गई थी। मिस कनक, कुछ कहा मैंने है आपसे, उसने उसे ऐसे देखते हुए दोबारा कहा था। जी हाँ। हाँ क्या हाँ, आप इधर आइए मेरे साथ, उसने कहा था और उसका हाथ पकड़कर हॉल की तरफ बढ़ गया था
और कनक समझ नहीं पा रही थी कि इन्हें क्या हुआ है। और फिर तभी सामने से आती हुई मायरा, जिसे रात भर नींद नहीं आई थी, वो भी सुबह सुबह रुद्र से मिलने चली आई थी और इस तरह कनक का हाथ पकड़े हुए रुद्र को देखकर हैरान रह गई थी। और वहीं रुद्र भी उसे सुबह सुबह देखकर हैरान था कि ये इतनी सुबह यहाँ क्या करने आई है। और इन सब के बीच कनक का हाथ अभी भी रुद्र के हाथ में था और सामने खड़ी मायरा की नज़र उस पर थी। और तभी कनक ने जल्दी से अपने हाथ को रुद्र के हाथ से छुड़ा लिया था और रुद्र ने उसे चौंक कर देखा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था। मायरा फिर बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ गई थी और रुद्र से कहने लगी थी, तुम भी बैठो ना, अचानक से आकर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, उसने कहा था। कनक और रुद्र जो वहाँ पर खड़े थे उसे देख रहे थे और उसकी बातें कुछ अजीब सी लगी थी उन दोनों को। और रुद्र वहाँ पर बैठ गया था। बातें इंसान को सोच समझ कर करनी चाहिए। तुम्हारी समझ को क्या हो गया है आजकल, उसने कहा था। और मायरा अभी भी बेपरवाह सी बैठी हुई थी। मगर कनक दोबारा किचन में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मायरा ने उसे पीछे से आवाज़ दी थी, कनक। और कनक रुक गई थी और उसने पलट कर देखा था। जी मायरा मैडम, उसने कहा था। मायरा, देखा रुद्र, ये फ़र्क है इसमें और मुझ में। यह मुझे मैडम कहकर बुलाती है और मैं इसे इसके नाम से। तुम जाओ अब, यही समझ तुम्हारी खो गई है कहीं, उसने कहा था। और कनक उसकी बातें सुनकर स्तब्ध खड़ी हो गई थी और फिर उसने अपने आंसू जब्त करते हुए किचन का रुख दोबारा किया था। मगर रुद्र को उसकी बातें सुनकर बहुत हैरानी हुई थी। कैसी बातें करती हो मायरा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो आजकल तुम किसी और के लिए बांध रहे हो, तो मुझसे क्यों होगी। ज़रा संभल कर चलना, ऐसे लोग ज़्यादा देर साथ नहीं निभाते। रास्ते में ही साथी बदलते इन्हें देर नहीं लगती। इनफ मायरा, क्या हो गया है तुम्हें। मुझे क्या हुआ है, तुम्हें क्या हो गया है रुद्र। मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम पागल हो गई हो। हाँ, पागल हो गई हूँ, पर क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मैं क्यों पागल हूँ। एनीवे, मुझे लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। बाद में मिलते हैं, उसने उठते एक नज़र पलटकर रुद्र को देखते हुए कहा था और फिर कनक की तरफ बढ़ गई थी। मायरा, तुम जैसी थर्ड क्लास लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी, उसने कहा था और चली गई। और कनक उसकी बातें सुनकर बहुत हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। फिर दोबारा किचन में चली गई, मगर रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आपको मायरा की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ होगा। वो थोड़ी सी पागल है, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, उसने कहा था उसकी आंखों में देखते हुए। और कनक ने सामने की तरफ देखा था। मैं यहाँ बहुत सालों से काम कर रही हूँ, मायरा मैडम को भी बहुत दिनों से जानती हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझसे बस काम तक का ही ताल्लुक़ रखें, तो मुझे तकलीफ़ कम होगी, उसने कहा था। और फिर दोबारा किचन में चली गई और रुद्र उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया था। अपने बालों में हाथ फेरते हुए वह दादू के कमरे की तरफ बढ़ गया था। उधर कनक मायरा की बातें याद करके बार बार अपनी नम आँखों को मल रही थी। और फिर जैसे ही काम ख़त्म हुआ था, वह मिसेस डिसूजा से एक ज़रूरी काम कहकर कहीं चली गई थी और कहा था कि मिस्टर मित्तल पूछे तो उन्हें बता दीजिएगा कि आरू से मिलने गई हूँ, ठीक है। इधर रुद्र दादू के साथ उनके कमरे में बैठा हुआ था और उन्होंने उसे बताया था कि कनक अब यहीं पर रहेगी, सर्वेंट क्वार्टर में। वैसे तो उन्होंने उसे कई बार कहा था कि वह यहाँ आकर रहे, मगर वह नहीं मानती थी। मगर कल अचानक ही उसने फ़ोन किया था कि वह अब ये वहीं पर रहना चाहती है, तो मैंने हाँ कर दी कि अच्छा है कि वह यहाँ रहेगी तो तुम्हें भी कंपनी मिलेगी। हाँ, सही कहा आपने, कंपनी मिलेगी, रुद्र ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा था। वैसे तुम बताओ कि कल की पार्टी के लिए तैयार हो गए। कल की पार्टी में, हाँ, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे सौंप रहे हैं, सोच रहा हूँ कि पता नहीं मैं इसे उठा पाऊँगा भी या नहीं, रुद्र ने कहा था। तो दादू ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था, सब उठा लोगे, यहाँ तक कि मेरी अर्थी भी तुम्हें ही उठानी है। दादू, ऐसी बातें क्यों करते हैं, आपको तो मेरी उम्र लग जाए। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए इतनी उम्र काफ़ी है। ये अपनी जवानी बचा कर रखो हमारी होने वाली बहू के लिए। बस जल्दी से तुम सब काम समझ लो और फिर शादी कर लो, ताकि मैं सुकून से सो सकूं हमेशा के लिए।
फिर वही बात, तब तो मैं कल ही वापस अमेरिका चला जाऊंगा। हाँ, अच्छा नहीं करूँगा। अच्छा, ज़रा कनक से कहकर मेरे लिए एक कप चाय तो बनवा दो। जी बस अभी कहता हूँ, कहते हुए रुद्र अपने कमरे से बाहर निकल आया था। इधर कनक राजीव का वो लॉकेट लेकर उसी ज्वेलरी शॉप पर आई थी और उसके बारे में पूछ रही थी। कनक, ये लॉकेट आपके यहाँ का है ना? इस पर आपकी दुकान का हॉलमार्क है। ज्वेलर, जी लॉकेट तो हमारी दुकान का ही है, पर काफ़ी साल पुराना डिजाइन है। कनक, पर आपके पास इसकी रसीद की कोई कॉपी तो होगी जिसमें उसके खरीदने वाले का या बनवाने वाले का पता, फ़ोन नंबर कुछ तो होगा। वो बेताबी से पूछे जा रही थी। ज्वेलर, जी होनी तो चाहिए, मगर आज मेरा स्टाफ छुट्टी पर है, तो आप 2 दिन बाद आइएगा। कनक उसकी बात पर सहमत हो गई थी और वहाँ से चली जा रही थी और रास्ते भर टैक्सी में बैठे रहकर राजीव के ख्यालों में खो रही थी कि आखिर अचानक वो कहाँ चला गया था और फिर लौटकर क्यों नहीं आया। क्या सच में उसने मुझे धोखा दिया था या फिर उसके साथ कुछ गलत? उफ, ये सवाल मेरा दिमाग फट जाएगा, वो बोली थी। और तभी उसका फ़ोन बजने लगा था। आरू के स्कूल से फ़ोन था, उसकी प्रिंसिपल का, कि आरूही सुबह से बहुत रो रही है और आपसे मिलना चाहती है, तो आप आ जाइए प्लीज़। और कनक अब वहाँ से सीधे आरूही के स्कूल चली गई थी। इधर रुद्र जब किचन में आया था तो मिसेस डिसूजा ने बताया था कि कनक किसी काम से बाहर चली गई है। रुद्र कुछ परेशान सा हो गया था कि अकेले ही चली गई, वो भी मुझे बिना बताए। कहीं सुबह वाली बात से तो परेशान होकर फ़ोन कर लेता हूँ। रुद्र ने सोचते हुए कनक का नंबर डायल किया था। रिंग जा रही थी, मगर कनक का फ़ोन साइलेंट था। वो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी और रुद्र कॉल पर कॉल करता जा रहा था, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं। आखिर में वो उसने फ़ोन पटक दिया था। ना जाने उसे क्या हो गया था और गुस्से से अपने कमरे में चला आया था। आखिर ऐसा क्या काम था कि मुझे नहीं बताया और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? सुबह की बात पर परेशान है तो माफ़ी तो मांगी थी ना मैंने, फिर क्यों? रुद्र, ये तुझे क्या हो रहा है? तू एक अनजान लड़की की वजह से इतना क्यों परेशान हो रहा है? कनक, लगती क्या है तेरी? पर ये मन इतना बेचैन क्यों है उसके जाने से? उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है मुझे? वो सर में हाथ फेरते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा था और आंखें बंद कर ली थीं और कनक का चेहरा उसके सामने आ गया था। वो चेहरा, उसका यूं देखना, पलके झुकाना तो कभी उठाना। जब मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ तो एक अजीब सा एहसास होता है। पर क्या? वो सोच रहा था और सोचते सोचते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला था। कुछ समय बाद शाम के 7 बज रहे थे और कनक आ रही थी और मिस्टर मित्तल से मिलने के बाद वो सीढ़ियाँ उतर रही थी कि कदमों की आहट से अचानक रुद्र की आंख खुली थी और वह उठकर बैठ गया था। कनक, उसने कहा था। घड़ी की तरफ देखा था कि दोपहर से शाम हो गई थी और वह कमरे से जल्दी से बाहर आया था और सीढ़ियाँ उतरती कनक को पुकारा था। वहीं पर रुक जाओ, उसने कहा था। और कनक उसकी बात पर चौंक गई थी कि उसे अचानक क्या हो गया है। उसने पलटकर उसे देखा था और रुद्र उसकी तरफ बढ़ा था। समझती क्या हो तुम खुद को? इस तरह अकेले, वो भी बिना बताए, और फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। कुछ ख्याल है कि क्या टाइम हो रहा है? वो कहता जा रहा था और उसकी आंखों में देखता जा रहा था और कनक बस हैरान थी। वो आपसे तुम पर आ गया था। कनक को उसकी नज़रों की तपिश पिघला रही थी। जैसे उसने इधर उधर देखने की कोशिश की थी तो उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, इधर उधर कहाँ देख रही हो? मेरी तरफ देखो। पता भी है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़कर झिझोड़ते हुए कहा था और कनक उसकी आंखों में उठ रहे सैलाब को देख रही थी जो उसे बहाकर ले जाने वाला था। रुद्र कनक को झिझोड़ते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए उससे पूछ रहा था और कनक उसकी बातें सुनकर हैरान आंखों से उसे देख रही थी कि आखिर इसे क्या हुआ है। छोड़िए मुझे। क्या हुआ है आपको? उसने कहा था और खुद को उससे अलग किया था। और रुद्र एक झटके से संभलते हुए उसकी तरफ देख रहा था, जो आंखों में गुस्सा लिए खड़ी थी। कनक, मुझे तुम्हारी फिक्र है, रुद्र कहना चाहता है। और इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, कनक ने उसकी बात काट दी थी। देखिए,
एक मालिक को उसकी एम्प्लॉय की इतनी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि उसके लिए मुश्किल हो जाए। मैं बहुत थक गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ, उसने कहा था और वहाँ से जाने के लिए मुड़ी थी। कनक, मेरी बात तो सुनो, रुद्र ने कहना चाहा था, मगर वो बिना सुने मुड़ गई थी और जा रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे पता है कि तुम्हें इतनी परवाह क्यों हो रही है, और इससे पहले कि किसी और चीज़ का नाम ले, मैं सब कुछ ख़त्म कर देना चाहती हूँ। वो मन में सोचते हुए घर से बाहर निकल आई थी और बाहर गार्डन में एक कुर्सी पर बैठ गई थी और दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाए सोच रही थी। सालों पहले किसी की फिक्र ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था और फिर से एक बार वही सब। ओह आरू, अब हॉस्टल में नहीं रह सकती है। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे मिस्टर मित्तल से बात करके उसे अपने पास वापस बुला लेना चाहिए। वो यहाँ रहेगी तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा, और मिसेस डिसूजा है ना, बाकी टाइम तो वो स्कूल में ही रहेगी। वो सोच रही थी, आज आरू ने अपने क्लास के बच्चे से लड़ाई की थी और मारा भी था उसे, और वजह बस यही थी कि उसके पापा उसके पास नहीं है और ना उसने कभी उन्हें देखा था। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने इस बारे में सोचा था और किसी से लड़ाई की थी। वो अब बड़ी हो रही थी और उसके सवाल भी बढ़ते जा रहे थे, और उसने आज कनक से भी पूछ लिया था कि उसके पापा कहाँ हैं और उससे मिलने कभी क्यों नहीं आते हैं, और अगर वो मर गए हैं तो भी उनकी कोई फ़ोटो क्यों नहीं है हमारे घर में। वो अब बहुत सवाल करने लगी है। आज तो मैंने उसे समझा दिया है कि तुम्हारे पापा हैं, पर वो बहुत दूर रहते हैं, जल्दी ही हमसे मिलने आएंगे, पर आगे क्या होगा मुझे तो पता ही नहीं है कि वो हैं भी या नहीं। कनक परेशान हो रही थी और आसपास तो कभी आसमान की तरफ देख रही थी, और वहीं रुद्र अपने कमरे में चला गया था। कमरे की बालकनी से उसे देख रहा था। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी फिक्र सताती है और तुम्हें परेशान देखकर अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कुछ तो है मेरे और तुम्हारे दरमियान जो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता हूँ। वो सोच रहा था और फिर देखता है कि कनक जा चुकी थी और वो भी कमरे में आकर लेट जाता है। रात को खाने पर रुद्र मिसेस डिसूजा से पूछता है कि कनक ने खाना खाया है। मिसेस डिसूजा बताती हैं कि उन्हें भूख नहीं है और वो सोने चली गई है, और उन्होंने कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। रुद्र समझ गया था कि वो कोई ना, वो उसे ही कह गई थी, और एक प्लेट में कनक का खाना निकाल दें, वो कहता है, और मिसेस डिसूजा हैरानी से उन्हें देखती है। पर रुद्र बाबा, मैंने जो कहा है वो कीजिए। फिर वो खाना दोबारा खाने लगता है। कुछ समय बाद सर्वेंट क्वार्टर के बाहर रुद्र खड़ा था और उसने कनक के कमरे की दस्तक दी थी, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से आवाज़ आई थी। वो बालों को समेटते हुए दरवाज़ा खोलती है और रुद्र को सामने देखकर हैरान रह जाती है। आप यहाँ इस वक्त? खाना लो। नाराज़गी मुझसे है, खाने से नहीं, उसने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, और कनक ने उसके हाथों से खाना ले लिया, मगर जो वो बाल को बांध रही थी वो खुल गए थे दोबारा से और उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी, एक हाथ से प्लेट को पकड़े हुए थी। तभी रुद्र ने कहा, जरा रुको, उसने कहा था, और रुद्र उसके बालों को पीछे से बांधने लगा था और उसके चेहरे पर आ रही लटों को भी हटाया था। वो उसके बेहद करीब था। उसकी सांसों की गर्माहट उसके गले को छू रही थी। एक पल के लिए रुद्र डगमगा गया था कि किस कदर मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ, मगर अगले ही पल और दोनों की नज़रें मिली थीं। तभी, रुद्र, अच्छा मैं चलता हूँ, तुम खाना खा लेना। गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं फिर। वो खुद को संभालते हुए जल्दी से उसके पास से हटा था और वहाँ से चला आया था। रास्ते भर वो उसकी आंखें और झुकी हुई गर्दन के बारे में सोच रहा था। मैं भी न जाने क्या हो गया था। उधर कनक को उसकी छुअन के एहसास से अजीब सा महसूस हो रहा था। ये क्या हो रहा था मुझे? मैंने उसे रोका क्यों नहीं? ये कभी नहीं हो सकता। उसे बताना होगा कि मैं कौन हूँ और वो कौन है, वरना। वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई थी। सुबह से शाम होने वाली थी और मित्तल मेंशन में तैयारियां ख़त्म ही नहीं हो रही थीं, और कनक पूरे घर में परेशान घूम रही थी। कभी रुद्र को
तो कभी मिस्टर मित्तल से कह रही थी कि घबराए नहीं, सब हो जाएगा। बस मीडिया भी आने वाली है, मेहमानों का आना शुरू हो गया है, आप लोग भी तैयार हो जाएं। और मिस्टर मित्तल, आप भी चलें, दवाइयाँ ले लें अपनी। जी हाँ, खाने का सारा इंतज़ाम मैंने देख लिया है, सारे शेफ़ आ चुके हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। हाँ, सब ऑफिस के स्टाफ आ रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। आज मित्तल मेंशन में पार्टी थी और रुद्र को मिस्टर मित्तल आज कानूनी तौर पर अपनी कंपनी का सीईओ बना रहे थे और सारी जिम्मेदारियां उसके हवाले करके फारिग होना चाहते थे। सब कुछ तैयार था और कनक आखिर में खुद तैयार होने के लिए जैसे ही मिस्टर मित्तल के कमरे के बाहर निकल कर जा रही थी कि तभी रुद्र ने पुकारा था, कनक। उसने देखा था वो डार्क चॉकलेट कलर का सूट पहने, हाथों में टाई लिए कमरे से झांक रहा था। यार, ये पहना दो, मैंने कहा था स्टाफ से कि मेरी सारी टाई बनाकर कबर्ड में रख देना, और देखो ना ये मैचिंग वाली। वो कहते हुए उसे टाई दिखा रहा था और कनक, हाँ आ रही हूँ, एक लंबी सांस लेते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी और अब वो उसे टाई पहना रही थी और रुद्र आईने में उसे देख रहा था। रुद्र, वैसे कनक एक बात बताओ। जी। वो वैसे ही बिना देखे उससे कहती है, तुम कब तैयार होगी? मेरा मतलब है कि जब तुम आओगी तभी तो मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा, उसने कहा था। और कनक, बस हो ही गया, आप मिस्टर मित्तल के साथ बाहर जाएंगे, ना कि मेरे साथ। ये क्या हो रहा है? दरवाज़ा जो खुला था वहाँ पर मायरा खड़ी थी और उसने उन दोनों को देखकर कहा था, कनक मेरी टाई बांध रही थी, मायरा आओ, रुद्र ने कहा था। और कनक तब तक उसके पास से हट चुकी थी। और मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप लोग बातें करें, उसने कहा था और कमरे से बाहर निकल आई थी। रुद्र, तुम्हें टाई बांधनी नहीं आती तो मुझसे कहते, उससे कहने की क्या ज़रूरत थी? मायरा उसके पास जाकर उसे कहती है, अच्छा अब चलो, दादू को भी देखना है वो तैयार हुए कि नहीं। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया था और मायरा समझ गई थी कि वो अब भी उससे नाराज़ है और इन सब की वजह वो लड़की है। उसने सोचा था और वो भी रुद्र के पीछे पीछे चल पड़ी थी। पार्टी जोर शोर पर थी और मिस्टर मित्तल रुद्र को सबसे मिलवा रहे थे और दूर खड़ी मायरा उसे देख रही थी। वो आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और वो सूट उस पर बहुत जच रहा था। मायरा उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी और रुद्र की नज़रें तो कनक को ढूंढने में लगी हुई थी। वो इधर उधर देख रहा था कि ये कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं। और तभी वो आई थी। ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुए वो बढ़ रही थी और उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और वो जो उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे वो उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। हल्का सा मेकअप उसके रूप को और निखार रहा था। इस एक पल के लिए रुद्र की नज़रें उस पर जाकर टिक गई थीं। और तभी मीडिया में से किसी ने कहा था, तो मिस्टर रुद्र, क्या आपको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस है? इससे पहले आपने कभी? आवाज़ सुनकर रुद्र चौंक गया था और उस मीडिया कर्मी की तरफ देखता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। और तब तक कनक भी उसके पास पहुंच चुकी थी। एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का किसी को नहीं होता है, इंसान कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है और रुद्र मित्तल की यह शुरुआत है। उनके दादाजी की कंपनी को एक नया नाम और नया मुकाम तक लेकर जाएंगे वो, उसने कहा था। और रुद्र उसकी तरफ देख रहा था, जो उसके जवाब को सुनकर लाजवाब हो गया था। हर मुश्किल से वो उसे निकाल लेती थी। मिस कनक, ये आप है ना जो कि मिस्टर मित्तल की असिस्टेंट हुआ करती थी? उस आदमी ने पूछा था। जी, सही पहचाना आपने, शुक्रिया। मैं मिस्टर मित्तल की असिस्टेंट ही हूँ जो उनके साथ काम करती है और आज से मैं मिस्टर रुद्र सर के साथ काम करूँगी क्योंकि उन्हें इस बिजनेस का कुछ नहीं पता। तो क्या हुआ, मैं तो सब जानती हूँ, इसलिए अब मैं उनके साथ काम करूँगी। उसने बड़े ही सहजता से हर एक सवाल का जवाब दिया था और रुद्र को भी हिम्मत मिल गई थी और वो भी हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर दे रहा था। वहीं दूर बाकी लोगों के साथ खड़ी मायरा ये सब देखकर अंदर ही अंदर सुलग रही थी और उसी समय उसकी एक दोस्त ने कहा था, यार मायरा, ये रुद्र मित्तल वाकई बहुत हैंडसम है और वो कनक आज ज़्यादा ही खूबसूरत नहीं लग रही है। वैसे वो दोनों एक साथ बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्यों? और उसकी बातें सुनकर मायरा के तन बदन में जैसे आग सी लग गई थी और वो वहाँ से चली गई थी और स्विमिंग पूल के पास जाकर खड़ी हो गई थी।
इतने सालों से मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है रुद्र, और तुम्हें कोई और मुझसे छीन कर ले जाए इससे पहले मैं उससे उसकी ज़िंदगी छीन लूँगी, उसने कहा था और अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थीं। वहीं दूर खड़ा रोहन कनक को देख रहा था। कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, उसने मन में सोचा था और ड्रिंक का गिलास दोबारा उठाया था। कुछ समय बाद, स्विमिंग पूल में कोई गिर गया है, गार्ड्स को बुलाओ। किसी को तैरना आता है, कोई बचाओ उसे। अचानक से मिसेस डिसूजा चिल्लाते हुए आई थीं। रुद्र जो सबसे मिल रहा था वो मिसेस डिसूजा की आवाज़ सुनकर चौंक गया और जल्दी से स्विमिंग पूल की तरफ भागा था। जब वह वहां पहुंचा था और पानी में कूदने के बाद उसने जिस लड़की को बाहर निकाला था वो कोई और नहीं कनक थी। मगर ये यहाँ कैसे पहुंची थी? वो तो पार्टी में थी, फिर कैसे? उसने कनक को बाहर निकाला था और वो बेहोश थी और वहीं पर खड़ी मिसेस डिसूजा ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। पता नहीं क्या हो गया है इसे, मरने का इरादा तो कभी इसने नहीं किया था, फिर कैसे? मैंने अचानक ही पानी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनी थी जो कि बहुत ज़ोर की थी, और फिर जब मैं यहाँ आई तो देखा कि इसे तो तैरना नहीं आता था। मैं जानती थी और मैं कैसे बचाती, इसलिए मैंने आवाज़ लगाई, मगर जब तक ये पानी के अंदर। कनक उठो, उठो, आंखें खोलो कनक, वो कहती जा रही थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। भाई मिस्टर मित्तल भी बहुत घबराए हुए थे और सारे मेहमान वहाँ इकट्ठा थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और उन सब से कुछ ही दूरी पर खड़ी मायरा मुस्कुरा रही थी। चलो जान छूटी। रुद्र कनक का पेट दबा रहा था और पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने काफ़ी पानी पी लिया था। उसकी हार्ट बीट तेज़ी से चल रही थी, मगर सांस शायद नहीं आ रही थी। रुद्र काफ़ी घबराया हुआ था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए कहा था और फिर वह कनक को अपने मुंह से सांस देने के लिए जैसे ही झुका था, तभी कनक को होश आया था और वो खांसते हुए उठ बैठी थी और रुद्र को अपने इतने करीब पाकर हैरत में पड़ गई थी। और रुद्र जो इतना घबराया हुआ था, उसने अचानक से उसे सीने से लगा लिया था। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी, उसने कहा था। और वहाँ मौजूद लोगों की भीड़ की नज़रें सिर्फ रुद्र और कनक भरी थीं और वहीं दूर खड़ी मायरा ये सब देखकर गुस्से से वहाँ से चली गई थी। और रुद्र अभी भी कनक को सीने से लगाए हुए था, बिना ये परवाह किए कि यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और मीडिया उनकी तस्वीरें ले रही थी। और मिस्टर मित्तल भी उनकी अचानक की इस हरकत पर हैरान रह गए थे कि आखिर रुद्र को क्या हुआ था। वहीं कनक ने जल्दी से रुद्र को खुद से दूर किया था और उठकर खड़ी हो गई थी, मगर लड़खड़ा गई थी और रुद्र ने उसे संभाल लिया था। मगर उसने हाथ हटाते हुए कहा था, मैं ठीक हूँ। मिसेस डिसूजा, क्या आप मुझे मेरे कमरे तक पहुँचा देंगी प्लीज़? सॉरी, मेरी वजह से पार्टी ख़राब हो गई है। यहाँ से गुजर रही थी कि पानी की वजह से पैर स्लिप कर गया और गिर गई, उसने कहा था। और मिसेस डिसूजा आगे बढ़कर उसके साथ उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई थी। और वहीं रुद्र को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसने अचानक ऐसा क्यों किया था, इतना ज़्यादा वो क्यों घबरा गया था। इतने सालों बाद उसने ऐसे रिएक्ट किया था। पार्टी ख़त्म हो गई थी और कनक अपने कमरे में आराम कर रही थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर बार बार एक खौफ सा सता रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह हो सकती है इसकी। इन सब बातों की वजह रुद्र है और मुझे उससे सीधे सीधे बात करनी होगी। आज तो मैं बच गई, पर अगर अगली बार मैं मर गई तो फिर क्या होगा? आरू का क्या होगा? उसका मेरे सिवा कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मुझे कुछ करना होगा, इससे पहले कि कोई और हादसा हो। मुझे सावधान रहना होगा। वो मनी मन सोच रही थी और बार बार करवटें बदल रही थी और नींद कोसों दूर थी। मायरा अपने घर आ गई थी और अपने कमरे में तोड़ फोड़ मचा रखा था और उसके माता पिता शहर में नहीं थे। और उसके गुस्से की आवाज़ सुनकर सारे नौकर थर थर काँप रहे थे। कमरे से आती हुई आवाज़ें हॉल तक पहुंच रही थीं, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाकर पूछे कि आखिर हुआ क्या है। उसकी हिम्मत कैसे हुई रुद्र को गले लगाने की? उसके सीने से लगने का हक सिर्फ मेरा है। उसकी सांसों की महक बस मुझे छूनी चाहिए। कनक, कनक, क्या हो गया है रुद्र तुम्हें? वो लड़की नहीं, औरत है, वो भी चरित्रहीन। तुम्हें न जाने उसमें क्या दिखाई देता है,
और मैं वो चीखती हुई ड्रेसिंग टेबल के आईने की तरफ आई थी और पास के टेबल पर रखा बांस उस पर दे मारा था और शीशा चकनाचूर हो गया था। ठीक इसी तरह मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूँगी कि तुम कभी नहीं समेट पाओगी खुद को। इस बार तो तुम मेरे बार से बच गई, मगर अगली बार। वो कहते हुए टुकड़ों में खुद को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी जो ज़मीन पर बिखरे हुए थे। भाई घर के नौकर आपस में बातें कर रहे थे। लगता है आज मैडम का मूड फिर से ख़राब है, एक ने कहा था और दूसरा, ख़राब नहीं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। भलाई इसी में है कि हम सब सो जाएं और सुबह ही उठें, उसने कहा था। उधर रुद्र को नींद नहीं आ रही थी और सोच रहा था, क्या हो गया था मुझे। सबके सामने मैंने उसे गले लगा लिया था। मुझे किसी का एहसास नहीं था सिवाय उसके। क्या ये फिक्र है या फिर मुझे उससे? मैं उसके बिना इतना बेचैन क्यों हो जाता हूँ? उसकी बेरुखी से तकलीफ़ क्यों होती है? वो एहसास जो मुझे उसको अपने सीने से लगाने से हुआ था कि वो ठीक है, यह जानकर मेरी जान में जान आई थी। उससे पहले लगा था कि जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है। क्या था वो सब? वो प्यार है बेटा, जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है। अचानक से मिस्टर मित्तल उसके कमरे में आ गए थे और उसे खुद में बड़बड़ाते हुए और खुद से सवाल करते हुए देखकर जवाब दे गए थे। और उनकी आवाज़ सुनकर रुद्र चौंक गया था और पलट कर कहा था, दादू आप? हाँ मैं। आज जो कुछ भी पार्टी में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है, मिस्टर मित्तल ने कहा था। और रुद्र उनके पास जाकर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था दादू, यह सब कैसे हो गया, उसने बेबसी से कहा था। और मिस्टर मित्तल, तुम्हें जो हुआ है बेटा, उससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि कनक की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह चाहता हूँ, इसलिए उसकी फ़िक्र है मुझे। तो एक सलाह है तुमसे, उससे दूर रहो, उन्होंने कहा था और फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए थे और रुद्र खुद में उलझ कर रह गया था। मायरा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और लाइट्स ऑन तो कभी ऑफ कर रही थी। उसके सामने बार बार वही सब आ रहा था कि रुद्र ने कैसे कनक को स्विमिंग पूल में से बाहर निकाला था और फिर उसके होश में आने पर कैसे उसे सीने से लगा लिया था। जैसे वो सोच रही थी और तभी उसके फ़ोन बजने लगा था। उसने देखा कि वही अननोन नंबर था। ये इस वक्त क्यों फ़ोन कर रहा है? अब उसने कॉल रिसीव की थी और दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी, कब तक ये सब करोगी? कुछ भेजा है तुम्हें, उसे देखो और कल मिलने के लिए तैयार हो जाओ, उस आदमी ने कहा था और फ़ोन काट दिया था। और मायरा ने जल्दी से फ़ोन चेक किया था और उसने एक वीडियो भेजी थी जिसे देखकर वो चौंक गई थी और उसके पसीने छूटने लगे थे। ये वहीं पर खड़ा था और मुझ पर छुपकर नज़र रख रहा था। कनक रात को बुरी तरह से भीग गई थी और अपने कमरे में चली आई थी। मायरा ने उसे स्विमिंग पूल के पास बुलाया था और जब वो वहाँ पहुँची थी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और तभी मायरा ने पीछे से आकर उसे पानी में धक्का देकर गिराया था। मगर क्यों? क्या चाहती थी वो? वो तो रुद्र ने ऐन वक्त पर आकर उसे बचा लिया था, वरना शायद आज गजब हो जाता। कनक को यह सब सोचकर भी दहशत हो रही थी और उसने फैसला किया था कि कल सुबह ही वो रुद्र से जाकर बात करेगी। उधर मायरा उस अनजान आदमी के फ़ोन आने से परेशान हो गई थी। उसने एक वीडियो भेजा था जिसमें कनक को धक्का देते हुए मायरा साफ साफ दिखाई दे रही थी और उस आदमी ने उससे कहा था कि वह कल उससे मिले उसकी बताई हुई जगह पर। ये वही आदमी था जो कुछ दिनों से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। मायरा ने तय किया था कि वो अब उस आदमी का किस्सा ही ख़त्म कर देगी। अगली सुबह कनक ने आंखें खोली थीं तो वो बुरी तरह से भीगने की वजह से बीमार हो गई थी। शायद उसे बुखार चढ़ गया था। आंखें जल रही थीं और माथा तप रहा था। उसका गला सूख रहा था। उसने पानी पीने के लिए टेबल पर रखी बोतल की तरफ देखा जो कि खाली थी, तो वो उठकर किचन की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तो उसका सर चकराने लगता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती है और ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। रुद्र सुबह सुबह बाहर गार्डन में टहल रहा था। सुबह के 8 बजने वाले थे। उसने सोचा कि अब तक तो कनक उठ गई होगी, जाकर उसकी तबीयत पूछ लेता हूँ, वो ठीक है कि नहीं। वो सोचते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है।
मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। शायद सो रही है अभी तक, पर क्या पता तबीयत ठीक नहीं हो, पानी में भीगने की वजह से सर्दी लग गई हो। वो दोबारा डोरबेल बजाता है मगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। ऐसी भी क्या नींद है, मुझसे नाराज़ है क्या? पर मैंने कुछ भी जानबूझकर थोड़ी ना किया था, उसने कहा। वो फिर मित्तल मेंशन वापस आ गया था और फिर डुप्लीकेट चाबियां लेकर वापस आ गया था और दरवाज़ा खोलने लगा था। अगर नाराज़गी है तो गुस्सा करे ना, दरवाज़ा नहीं खोलने का ये कौन सा तरीका है? वो बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोल रहा था और अंदर गया था। कनक कनक, आई एम सॉरी। देखो मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था यार, वो बस खुद ही, वो कहते हुए आगे बढ़ रहा था और तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो उसे देखकर कनक चीखते हुए। कनक ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसे बहुत तेज़ बुखार था। उसका बदन पूरी तरह तप रहा था। उसने आगे बढ़कर उसे जल्दी से गोद में उठाया था और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया था और फिर किचन से ठंडा पानी लाकर उसे पट्टी दे रहा था। उसके हाथ और पैर सहला रहा था, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसने डॉक्टर को भी फ़ोन किया था और कुछ ही समय बाद डॉक्टर साहब आ गए थे। उन्होंने उसे इंजेक्शन दिए थे और कहा था कि बुखार काफ़ी ज़्यादा था और दिमाग पर चढ़ने की वजह से ये बेहोश हो गई थी। कुछ समय और देर होती तो शायद जान भी जा सकती थी, पर अब सब कुछ ठीक है। मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, आप टाइम से इसे खिला दीजिएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर चले गए थे और रुद्र भी अभी भी कनक के पास ही बैठा हुआ था। उसने मिसेज डिसूजा को फ़ोन करके बता दिया था और वो भी आ गई थी। मिस्टर मित्तल भी आए थे और फिर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि रुद्र तुम भी चलो, मिसेज डिसूजा है ना कनक के पास। मगर रुद्र नहीं माना था और उसने कहा था कि आप लोग जाएं, मैं यहीं रुकता हूँ। और मिस्टर मित्तल समझ रहे थे कि उसके मन में पल रहे एहसास अब अपना घरौंदा तैयार कर रहे थे। मगर जब वह उसे सब पता चलेगा तो वो एहसासों का घर टूटकर बिखर जाएगा। मगर वो भी क्या करते, बेबस थे और सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद बुखार कम होने पर उसे होश आया था और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली थीं और रुद्र उसके सिरहाने बैठा हुआ था और उसके सर पर पट्टी दे रहा था। कनक, आर यू ओके? कैसा लग रहा है अब? उसने पूछा था और कनक उसे अपने पास देखकर पहले तो हैरान थी, फिर हाँ ठीक हूँ उसने कहा था और उठकर बैठने लगी थी। मगर रुद्र ने रोक लिया था। उठो नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, लेटी रहो, रुद्र कहता है। मगर कनक नहीं ठीक है अब, वो कहते हुए उठकर बैठ जाती है और रुद्र उसके पास बैठा हुआ था और फिर उसने मिसेज डिसूजा का लाया हुआ सूप उसकी तरफ बढ़ाते हुए, ये लो पियो, फिर तुम्हें दवाइयाँ भी देनी हैं। वो चम्मच उसके मुंह के पास ले जाता है। और कनक, मैं खुद से पी लूँगी, उसने कहा था। और रुद्र, मेरे हाथों में कांटे लगे हैं, चुपचाप पियो, उसने इतने हक से कहा था कि एक पल के लिए कनक उसे फटी हुई आंखों से देखती रह गई थी और पुरानी यादों में खो गई थी। जैसे सालों पहले वो भी इसी अंदाज में बात करता था उससे। क्या हुआ, पियो ना, रुद्र ने फिर से कहा था और चौंक कर हाँ में सिर हिला देती है। वो मुंह खोलती है और रुद्र से सूप पिला रहा था। क्या है ये शख्स, मुझे इसकी करीबी से अजीब सा एहसास क्यों होता है, मैं चाह कर भी इसे मना क्यों नहीं कर पाती। तभी उसने कहा था रुद्र, और कनक की आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराकर, शुक्र है तुमने मेरा नाम तो लिया, मुझे ऐसे ही बुलाया करो, यह सरवर सुनने में बहुत अजीब सा लगता है। वो अपनी ही धुन में कहता जा रहा था और कनक को सूप पिला रहा था। रुद्र, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कनक कहती है। रुद्र, कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है और सोच रहा हूँ कैसे कहूँ। कनक चौंक कर, क्या कहना चाहते हो? रुद्र, भाई जो तुम समझना नहीं चाहती हो। कनक, मेरी ज़िंदगी में सालों पहले कोई आया था और फिर मुझसे अचानक दूर चला गया और फिर मैं अकेला हो गया था। इतने सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मैंने उसे याद ना किया हो। मगर वो वापस नहीं आ सकती, न मेरे चाहने से न मेरे बुलाने से। पर फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई। इतने सालों जब से मैं तुमसे मिला हूँ, एक अजीब सा एहसास होता है। जब तुम्हारे पास होता हूँ मैं खुश होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब तुम मुझसे बातें करती हो और मैं, और क्या रुद्र,
कनक ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा था। और मैं बस तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रुद्र, तुम्हारा बनकर और तुम्हें अपना बनाकर रखना चाहता हूँ, उसने बस कह दिया था और कनक हैरानी से उसे देख रही थी। पर तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। मेरा अतीत अतीत में नहीं, तुम्हारा आज बनकर जीना चाहता हूँ मैं, उसने बीच में ही कहा था और कनक को सीने से लगा लिया था। और कनक स्तब्ध बैठी रह गई थी। सूप खत्म हो गया था, प्याला साइड टेबल पर रखा हुआ था और रुद्र कनक को सीने से लगाए हुए था। रुद्र, मेरी बात तो चुप, कुछ नहीं कहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं रुद्र हूँ और तुम कनक हो, और हम एक दूसरे के लिए बने हैं और किस्मत ने हमें मिलवाया है। वरना इतने सालों में मैं बहुत लोगों से मिला, मगर जो एहसास मर गए थे वो तुमसे मिलने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं, और मैं एक बार फिर से जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। वो कहते हुए अपनी बाजुओं की गिरफ्त मजबूत करता जा रहा था और कनक को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे समझाए। रुद्र ने कनक को अपनी बाहों में भर लिया था और उसे अपने दिल की बात कह दी थी, और वहीं कनक उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर वह सुनना ही नहीं चाहता था। इतने सालों बाद कनक को उसके सीने से लगकर एक सुकून सा महसूस हो रहा था। पहली बार किसी को उसकी परवाह थी, कोई था जो उससे फिर से मोहब्बत करना चाहता था। मगर कनक दोबारा से वही सब नहीं दोहराना चाहती थी। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम आराम करो, रुद्र ने कहा था और वहाँ से चला गया था। और कनक अपने कमरे में स्तब्ध बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रुद्र की मोहब्बत को कैसे झुठलाए, उससे कैसे कहे कि उससे पहले भी उसकी ज़िंदगी में कोई और था और उसकी मोहब्बत की निशानी उसके पास आज भी मौजूद है, और वह क्या उसके साथ उसे अपनाएगा। रुद्र अपने कमरे में आ गया था। फ्रेश होने के बाद दादू से मिलने गया था, जहां दादू टीवी चलाकर न्यूज़ चैनल देख रहे थे। रुद्र मित्तल मित्तल कंपनी के नए सीईओ ने एक मामूली एम्प्लॉय की बचाई जान और उसे गले लगाकर दिखाए गहरे जज्बात। क्या है इन दोनों की नज़दीकियाँ, एक रिश्ता या फिर कोई राज। और रुद्र जैसे ही कमरे में दाखिल होता है, यह सब देखकर हैरान रह जाता है। दादू टीवी बंद कर देते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। यह सब क्या है दादू, रुद्र कहता है। वही जो तुमने देखा। और ये तो अभी शुरुआत है। तुम्हारे माता पिता का फ़ोन आया था, वह लोग जल्दी इंडिया आ रहे हैं। मुझे लगता है कि खबर उन तक भी पहुंच गई है। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसे मीडिया को टीवी पर नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ तुम खड़े हो ना बच्चे, वहाँ तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ भी मीडिया से शेयर करनी होगी। मैं फिर से कहता हूँ, कदम पीछे ले लो। नहीं ले सकता, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ दादू, और मुझे समझ आ गया है कि कनक ही वो लड़की है जिससे मैं शादी करके खुश रह सकता हूँ, मायरा नहीं। वो कहते हुए मुड़ता है और फिर रुककर, मम्मी पापा को तो मैं मना ही लूँगा, पर क्या आपको कोई एतराज़ है। मुझे क्यों एतराज़ होगा, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। पर मुझे बस कनक की फ़िक्र है कि इन सब में कहीं उसे तकलीफ़, उस तक मैं कोई तकलीफ़ पहुंचने ही नहीं दूंगा। हर चीज़ को पहले मुझसे होकर गुजरना होगा, उसने कहा था और कमरे से बाहर निकल आया था। मिस्टर मित्तल उससे और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे, मगर कह नहीं पाए थे। मायरा उस आदमी से मिलने आई थी जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, मगर वह आदमी जैसे ही उसके पास पहुंचा था, मायरा ने कुछ आदमियों को इशारा किया था जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। उसके आदमियों ने उसे बहुत मारा था और उसका फ़ोन भी छीन लिया था, और उसे अधमरा छोड़कर मायरा उसका फ़ोन लेकर वापस आ गई थी। उधर वो आदमी बदहाल पड़ा हुआ था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मायरा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और मायरा उस फ़ोन से सारे वीडियोज डिलीट कर देती है और फ़ोन तोड़कर फेंक देती है। अब जाकर चैन की सांस ली मैंने। मुझसे उलझने चला था, अब ज़िंदगी और बिस्तर पर पड़ा रहेगा। मैं तो उसे जान से ही मार देती, मगर अभी मैं, वो कहते हुए एक लंबी सांस लेती है, अभी मैं किसी भी मुश्किल में नहीं फंसना चाहती। मुझे बस रुद्र चाहिए। कुछ समय बाद रुद्र कमरे में वापस आया था। कनक बाथरूम में शावर लेने के बाद बेड पर अपने बाल सुखा रही थी। ये क्या कर रही हो, नहाने की क्या ज़रूरत थी, तबीयत ठीक नहीं है ना, लाओ मुझे दो। वो कहते हुए कनक के हाथ में से हेयर ड्रायर ले लेता है
और खुद उसके बाल सुखाने लगता है। रुद्र: हाँ यार कनक, पता है तुम्हें, जब पहली बार मिले थे तब तुम्हारे बाल ऐसे ही हवा में लहरा रहे थे और मैंने तुम्हें देखा था। मुझे कहीं जाना है, उसने कहा था। क्या मतलब है इसका? जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी, उसने उसके बालों को समेटते हुए कहा। पर मेरा जाना ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो। जाना ज़रूरी है? हाँ, मुझसे ज़्यादा, उसने कहा तो कनक खामोश हो गई थी कि अब उसे क्या बताए कि उसके लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है, वो या फिर आरू। रुद्र: बस प्लीज़ मुझे ले चलो, उसने दोबारा कहा था। ठीक है, फिर शाम को चलते हैं, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वापस आकर तुम्हें ले जाऊँगा, ठीक है, उसने कहते हुए कनक के माथे को चूमा था और फिर कुछ समय बाद वह वापस चला जाता है। कनक उसके जाने के बाद उठती है और अलमारी में से एक फ़ोटो एल्बम निकाल कर देखने लगती है। शालिनी, एक तुम ही थी जो मुझे समझती थी। मैं बहुत परेशान हूँ और तुम मुझसे नाराज़ हो। वहाँ से आने के बाद तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई और ना ही फ़ोन किया। क्या सच में तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वो फ़ोटो एल्बम की तस्वीरें देख रही थी जिनमें वो और शालिनी साथ में खड़ी थी और उन दोनों के साथ एक लड़की और थी। कनक फिर उस दूसरी लड़की की तस्वीर पर हाथ रखते हुए, आज मैं तुम्हारी वजह से ज़िंदा हूँ। बहुत दिनों से तुमसे मिलने नहीं आ पा रही हूँ, पर जल्दी आऊँगी, वो कहते हुए रोने लगती है और उसके आंसू उस तस्वीर पर गिर पड़ते हैं। रोहन कल रात से परेशान था। जब से उसने कनक को रुद्र के इतने करीब देखा था, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, वो अपने कमरे में चीखा था। क्या मोड़ लेगी कनक की ज़िंदगी? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।